Hello students, this side is Karsh Bhargav. In this lecture, I'm going to continue with the chapter number 4th of the unit number 3rd of class 11th economics, that is Indian economic development. The name of the chapter was infrastructure. Till the last video, we are done with the definition, the types and the effects. So let's have a quick recap so that you can understand the topics which we are going to study in this video. So how we can define infrastructure? मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था? Infrastructure is anything which is around us and which can be used to carry out a productive activity. मैं सीधा मेन चीज को हाईलाइट कर रहा हूं. So infrastructure includes everything which we can see and feel around us. जो हमारे आसपास है, जिसे हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं किसी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में. सो लाइक रोड्स, रेलवेज, सीवेज, स्कूल, इंटरनेट, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी कुछ टाइप्स होती थी. अपनी क्या टाइप्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की? कि आप उसे इकोनॉमिक और सोशल की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो सिर्फ आगे किसी चीज की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो डायरेक्टली और प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिल्ड किया जाए. एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, इरिगेशन फैसिलिटी जिसे फार्मर्स यूज करते हैं, वो किसका पार्ट है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ये सोसाइटी के लिए बिल्ड किया जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिल्ड किया जाता है, ताकि किसका फायदा हो? सोसाइटी का फायदा हो. अब ये जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सीवेज सिस्टम एक्सेट्रा. ये बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए बिल्ड किया जाता है. डेफिनेशन क्या थी इनकी? ओके, डेफिनेशन क्या थी इनकी? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच डायरेक्टली बेनिफिट्स द पर्पस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, communication, irrigation, power, etc. वहीं social infrastructure means those basic activities and services which, in addition to achieving certain objectives, indirectly help in various economic activities. कि ये social objectives तो पूरा करती है, साथ में क्या और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में इनडायरेक्टली हेल्प करती है. कैसे इनडायरेक्टली हेल्प करती है? अगर हमारी कंट्री में अच्छी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों का हेल्थ स्टेटस ठीक रहेगा, तो इन शॉर्ट वो ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी की ग्रोथ में. अगर लोग एजुकेटेड होंगे, कंट्री में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एजुकेशन के लिए, तो लोग ज्यादा लिटरेट होंगे. अगर लोग ज्यादा लिटरेट होंगे तो उस केस के अंदर भी आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे आपको हेल्प मिलेगी. लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एक्सेट्रा. नेक्स्ट था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं वाली चीज बताता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी हो सकती है. आप बहुत कुछ बना के लिख सकते हैं. लाइक पहला पॉइंट क्या है? रेजेस प्रोडक्टिविटी. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर
हमेशा प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, काम को ज्यादा स्मूथ कर देता है, लेस टाइम टेकिंग बना देता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको आपकी इकोनॉमी के अंदर एक अलग सा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाएगा। फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब कि अपनी घर की सर्विसेज को बाहर सेल करना थ्रू बीपीओस यानी कि कॉल सेंटर्स, थ्रू केपीओस नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, आईटी सेंटर्स एक्सेट्रा। बट ये चीजें तभी तो पॉसिबल हो पाएंगी जब आपकी कंट्री के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के यू कैन नॉट थिंक एन इकोनॉमी विद द गुड आउटसोर्सिंग। आज इंडिया में इतने बड़े लेवल पर कॉल सेंटर्स और आईटी सेंटर्स का हब बना हुआ है जो आउटसोर्सिंग करते हैं। वो क्यों बना? जस्ट बिकॉज ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंड्स द साइज ऑफ मार्केट। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मार्केट का साइज है उसे भी कई गुना बढ़ा देता है। कैसे? अगर आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो मार्केट्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी। एक मार्केट बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है, आइसोलेटेड है, और दूसरी तरफ एक मार्केट है, वो मार्केट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, आपस में ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं उनके बीच में डायरेक्ट एक रेलवे लिंक बना दूं या रोडवेज बना दूं तो वो मार्केट ज्वाइन की जा सकती हैं और वो उनकी मार्केट के साइज को भी बड़ा कर देगा। लाइक टुडे, इफ वी आर लिविंग in a metropolitan city in India, then we can easily experience this thing that how large our market is. Especially with the help of e-commerce, you can sell your good throughout the India, in the whole India, just by sitting at your home. Yes, it is possible. With few clicks, you can sell, you can purchase, and you can do almost what you want to do to complete your transaction just by sitting at your home. ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाई? Just because of good infrastructure. There are so many websites जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में, ई बिजनेस के बारे में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। लेकिन ये ई कॉमर्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो बना है ये किस वजह से बन पाया? क्योंकि इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तभी बन पाया। फाइन, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन इसके अलावा और भी इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है जो आप आराम से लिख सकते हैं। फाइन, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एट प्रेजेंट कहां पर है? तो हम अगर कुछ बेसिक फीचर्स की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, इंडिया इन्वेस्ट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट ओनली 5% ऑफ जीडीपी। हमारी टोटल जीडीपी का केवल 5% ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड किया जाता है।
which is far below that of China and Indonesia. चाइना और इंडोनेशिया में ये परसेंटेज इंडिया से ज्यादा है. सो इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. तो इंडिया को अपने इस एरिया में और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है. पहला पॉइंट तो ये. दूसरा पॉइंट जो आज के इंडिया को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है और कुछ एरियाज में अभी भी इसका लागू होना बाकी है. द पॉइंट इज प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप विद पब्लिक सेक्टर, जिसे हम इंडिया में जानते हैं पीपीपी के नाम से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, is playing a very crucial role in infrastructural development of India. कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में. सो पीपीपी का जो कंसेप्ट है, अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो स्पेशली आउटस्कर्ट्स एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जो हमारे भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो दिल्ली के हमारे व्यूअर्स हैं, उनको इसके एग्जांपल्स पता होंगे. बट अगेन जिनको नहीं पता तो दैट्स माय ड्यूटी टू टेल देम. आप कभी दिल्ली विजिट करें या फिर किसी आप अच्छी सिटी में विजिट करें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करके गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवा रही है. लाइक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने अंडर पीपीपी की प्राइवेट कंपनीज को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, खुद ना बनाने की बजाय उन्हें खाली स्टैंडर्ड्स बताए गए और उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी. मीन्स 4 फ्लोर्स 5 फ्लोर्स वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, जो कि अगेन पीपीपी का रिजल्ट. बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी की बिल्डिंग्स प्रिपेयर हुई. सिमिलरली ये रिसेंटली लॉन्च हुई है कि जिसके अंदर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की जो पार्किंग्स हैं, जो उनके स्टेशंस के साथ में ही लगी हुई होती है, उसमें भी पीपीपी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया. दिल्ली के काफी सारे मेट्रो स्टेशंस पे पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ना पैसा खर्च करके पीपीपी को यूज किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें यूजुअली उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट बना कि उस पूरे के पूरे स्पेस का एक छोटा सा पोर्शन से 1/4 पोर्शन आपको दे दिया जाएगा, आप उसमें अपनी शॉप्स बनाओ और 3/4 में हमें मल्टी स्टोरी पार्किंग बना के दो. तो गवर्नमेंट ऐसे भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है. देन नेक्स्ट क्या है, इंडिया नीड्स टू डेवलप its infrastructure, especially in the areas of energy. कि उनको एनर्जी की फील्ड में अभी भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्यों? ऐसी हमारे पास कितनी कमी है? तो सम स्टैट्स आर देयर फॉर यू गाइस. क्या लिखा हुआ है? 90% ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज बायोफ्यूल्स. कि अगर मैं रूरल हाउस होल्ड्स की बात करूं, पिछड़े हुए इलाकों में रहने वाली फैमिलीज की बात करूं, तो लगभग 90% फैमिलीज, 90% फैमिलीज बायोफ्यूल्स यानी कि इधर भाई काउडंग केक्स उनको यूज करते हैं, या फिर रोज
जाके एग्रीकल्चर वेस्ट, वही टूटी लकड़ियां लेकर आते हैं और घर में वही सिंपल कन्वेंशनल चूल्हा, उसके थ्रू वो अपना रोज किचन प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं। सो अगर ये परसेंटेज इतनी ज्यादा है तो सीरियसली दिस इज अ बिग इशू, वेरी बिग इशू, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ज्यादा रैपिडली काम करना चाहिए। दो दे हैव लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड उज्ज्वला योजना, जिसके अंडर वो एलपीजी सिलेंडर्स इनिशियली फ्री और बहुत ही लो प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड ओनली 56% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड हैड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टिल 2001। मतलब कि खाली 56% रूरल इंडिविजुअल्स के पास, हाउसहोल्ड्स के पास अपना खुद का पर्सनल एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था 2001 तक। अब जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है वो अलग है, ये सिर्फ कनेक्शन की बात हो रही है। बाकी 44% के पास तो वो कनेक्शन भी नहीं है। तो अगेन इन दोनों एरियाज में गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए इफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी। इसी में एक बात हमने और लिखी हुई है, वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी क्या है? ये इंडिया के पास जो वाटर अवेलेबिलिटी है स्पेशली ड्रिंकेबल वाटर की, वो रूरल एरियाज में काफी कम है। द पॉइंट इज tap water is limited to only 24% rural household, and you can say that rest of them use what? Use simple either hand pumps or the wells and the other sources of water. उनके पास आज भी ड्रिंकेबल वाटर का कोई रेगुलर सोर्स नहीं है, टैप्स नहीं लगी हुई हैं, और वो आज भी डिपेंड किस पे करते हैं? अपनी वही पुराने हैंडपंप्स वगैरह पे। और हमें किस तरफ ध्यान देना चाहिए वो है हमारा सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम एक बहुत ही बड़ा इशू है। इंडिया में आज भी हम टॉयलेट्स के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। आपके स्पेशली जो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट, उसमें सीवेज सिस्टम एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि रूरल एरियाज में अच्छा सीवेज सिस्टम ना होने की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी को सफर करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कहें तो लोगों के हेल्थ स्टेटस को भी उससे बहुत हार्म पहुंचता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर सब्सिडी भी देती है, लोन भी देती है कि आप अपने घर में टॉयलेट्स बनवाएं, वॉशरूम्स बनवाएं, बट स्टिल इट इज अ वेरी बिग चैलेंज, स्टिल इट इज अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया। सो इनके ऊपर, इन एरियाज पे एनर्जी, वाटर अवेलेबिलिटी, सीवेज सिस्टम, ड्रिंकेबल वाटर, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज द एनर्जी। एनर्जी, वी आर सराउंडेड विद एनर्जी। हम अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी जनरेट करते हैं। हम
सिविल सोसाइटी के पार्ट है और हम बहुत टाइम से एनर्जी के अलग अलग सोर्सेस के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो बेसिकली एनर्जी है क्या? इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट है ज्यादातर प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए एंड फॉर द कंजम्पशन एक्टिविटीज। सम टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। क्या टाइप्स है? पहली है कमर्शियल सोर्सेस। क्या है ये कमर्शियल सोर्सेस? कमर्शियल होने का मतलब क्या है? कमर्शियल होने का मतलब है गाइस जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए चीज की जाए वो कमर्शियल। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होंगे? ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एक मार्केट रखते हैं अपनी, जिनका अपना एक मार्केट प्राइस है, जिनका प्राइस डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, ना कि कोई इंडिविजुअल। उन्हें बोलते हैं आप कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल, कितने सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, जिनकी प्रॉपर मार्केट है। लाइक सबसे पहला तो पेट्रोलियम। हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, उनका एक प्राइस है, उनकी अपनी एक मार्केट है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। क्या कोई इंडिविजुअल उस प्राइस को सेट करता है? नहीं, मार्केट सेट करती है उस प्राइस को। सो ये कमर्शियल सोर्सेस मार्केट में बिकते हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा और अच्छा एग्जांपल इसका कोल, ये भी मार्केट में बिकता है। एलपीजी सिलेंडर्स ये भी बिकते हैं आपके। सो डेफिनेशन पर आते हैं एक बार हम इनकी कि कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेस which have an official market and its price is determined by the market forces. So market forces इनका प्राइस सेट करती है। That is demand and supply. Okay, कुछ शायद हमारे स्टूडेंट्स को मार्केट फोर्सेस ना पता हो। गाइस, मार्केट की अपनी दो ही फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई। सो इसके कुछ एग्जांपल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, एलपीजी एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉन कमर्शियल सोर्सेस। ये क्या होते हैं गाइज? नॉन कमर्शियल सोर्सेस कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनमें कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं होती और उन मार्केट का अपना कोई, आप बोल सकते हैं, कुछ वजूद नहीं है। कोई, आप ये नहीं बोलेंगे कि हां ये मार्केट एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे चीजें या ऐसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनका आपको पता है कि हां यूज किए जाते हैं वाइडली, बट ये किसी शॉप पे नहीं मिलते। आई होप कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक काउडंग केक्स की बात की जाए, उनकी अपनी कोई ऐसे फिक्स्ड मार्केट नहीं है। एग्रीकल्चरल वेस्ट की जो लकड़ियां वगैरह यूज की जाती हैं चूल्हे के लिए, तो इनकी कोई अपनी ऐसी फिक्स्ड मार्केट नहीं है, इनका कोई ऐसा अपना फिक्स्ड प्राइस नहीं है। कोई मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। तो क्या लिखा हुआ है? नॉन कमर्शियल सोर्सेस। नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेस which does not have an official market and its price is not determined by the market forces. कि मार्केट फोर्सेस इनकी डिमांड डिटरमाइन नहीं करती।
like animal waste, agriculture waste, firewood, etc. इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कमर्शियल सोर्सेज. सो नॉन कमर्शियल सोर्सेज हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलर है, लेकिन इन नॉन कमर्शियल सोर्सेज का गाइज अपना एक नुकसान है कि यूजुअली ये नॉन कमर्शियल सोर्सेज पॉल्यूशन बहुत करती हैं. तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इनको अब अवॉइड करें और नए तरीकों पर आए, मॉडर्न सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें, जिनके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ने भी वाले हैं. नेक्स्ट क्या है गाइस? कन्वेंशनल सोर्स. क्या होते हैं ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? गाइस कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसे सोर्सेज जो बड़े लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, जिन्हें हमारी सोसाइटी काफी लंबे वक्त से यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, और कहीं ना कहीं अब उनको चेंज करने की बारी आ चुकी है. जैसे पहले जरा डेफिनेशन हम पढ़ लें. द सोर्सेज, दीज सोर्सेज आर वेरी पॉपुलरली यूज सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. बड़े लंबे वक्त से बहुत ज्यादा इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है. कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड्स बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसके अंदर दोनों ही आ जाते हैं. इसमें कोल भी आ गया, पेट्रोलियम भी आ गया, गैस भी आ गया, फायरवुड भी आ गया, एनिमल वेस्ट भी आ गया, सब कुछ इसके अंदर आ गया. कि जिसे लंबे वक्त से सोसाइटी में, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं. तो दैट इज नोन एज द कन्वेंशनल सोर्स. फिर इसके बाद आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि व्हाट इज द नीड टू मूव ऑन फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स. कन्वेंशनल सोर्स से आगे मूव करने की हमें, या शिफ्ट करने की हमें जरूरत ही क्या है? गाइस ये जितने भी आपने ऊपर कन्वेंशनल सोर्सेस पढ़े ना, मोस्टली सबका अपना एक लूप है, या तो वो बहुत लिमिटेड है, या वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. कुछ ही है उनमें से जो बहुत न्यूट्रल है और बहुत पॉजिटिव है, सोसाइटी के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी. लाइक कुछ गैसेस, लाइक वी यूज एलपीजी, वी यूज सीएनजी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो सोसाइटी को उतना हार्म नहीं करती जितनी कोल, पेट्रोलियम या एनिमल वेस्ट से होने वाला धुआं, जिसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाद में यूज किया जाता है, फायरवुड से होने वाला धुआं. सो व्हाट इज द फ्यूचर देन? द फ्यूचर इज द नेक्स्ट पॉइंट. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर द फ्यूचर. ये फ्यूचर क्यों है? ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए गाइस, कि स्पेशली क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिससे हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है, उसका हमारे प्लैनेट में जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है. लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है. डे बाय डे प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ के अंदर उसका स्टॉक लिमिटेड है. कई ट्रिलियन ईयर्स लगे उस क्रूड ऑयल का स्टॉक बनने में, कई ट्रिलियन ईयर्स. उसके बाद जाके अर्थ में थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल का स्टॉक इकट्ठा हुआ, जिसे हम लोग देखा जाए तो मुश्किल से टोटल 100 से 150 साल इस्तेमाल कर सकते थे. ऑलरेडी इसे इस्तेमाल करते हुए हमें 70, 80, 100 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके हैं, और 30, 40 साल का क्रूड ऑयल हमारे अर्थ में बचा हुआ है.
आज की डेट में मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन क्रूड ऑयल. द होल मार्केट इज डिपेंडेंट अपॉन क्रूड ऑयल. डीजल हम यूज करते हैं, पेट्रोल हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. So when everybody is dependent on crude oil and we know the fact कि crude oil का स्टॉक अर्थ में अगले 40-50 साल तक का ही है, तो नेक्स्ट हमें और इन्वेंशंस करनी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे जाना है. कन्वेंशनल का मतलब क्या था? जो चलन में है, जो ट्रेंडिंग है. नॉन कन्वेंशनल जो चलन में नहीं है, जिनके ऊपर और रिसर्च करनी बाकी है, जिन्हें कन्वेंशनल में लाना हमारी ड्यूटी है. लाइक पहले डेफिनेशन, दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिन्यूएबल इन नेचर, जो रिन्यूएबल हो, जो अबंडेंट हो, एक्सेस में हो, लाइक सोलर एनर्जी. वही कि सोलर एनर्जी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रमोट कर रही है. जहां पहले वो इतनी अफोर्डेबल नहीं थी, उसे अफोर्डेबल किया गया. स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बस टर्मिनल्स, उनके टेरेसेस पे, छतों पे बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए ताकि लोग भी प्रमोट हो कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल से, थर्मल पावर प्लांट से जनरेट नहीं होती, सोलर एनर्जी से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, विंड एनर्जी. सबको पता है बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं जो रोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और उन्हीं से आप आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी. आई होप यू नो अबाउट द टाइडल एनर्जी. बड़ी बड़ी टाइड्स बनती हैं. उन टाइड्स से जो सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकती है, कि जो इतना फोर्स वो लेकर आती है अपने साथ, उसकी हेल्प से वो आगे एनर्जी क्रिएट करते हैं. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इज, यू कैन से दैट these sources are the energy, and these sources can create energy, and these sources are the future. Because the next point which we are going to study is, again, in the vehicles, electricity is going to be the next fuel for the automobile industry. कि cars, मोस्टली बाइक्स, टू व्हीलर्स, सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे. सो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक पावर. इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे ज्यादा अगर हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी दिखती है तो वो है इलेक्ट्रिसिटी. दिन रात हम उसे इस्तेमाल करते हैं. which is often identified with the progress. In modern civilization, some challenges in the power sector are as follows. So, आप ये बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को आप प्रोग्रेस के साथ जोड़ें. किसकी? मॉडर्न सिविलाइजेशन की. प्रॉब्लम्स कहां पर है इसमें? पहली प्रॉब्लम है इसमें इनसफिशिएंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इंडिया में अगर मैं बिजली की बात करूं तो दिक्कत कहां कहां पर है? सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत, हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बहुत कम है, जिसे आप लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोल सकते हो. हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स, वो खुद कम है.
हमारी कंट्री में रूरल एरियाज इतने ज्यादा हैं कि वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना मतलब बहुत ज्यादा खर्चा, और गवर्नमेंट, वही कि आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि गवर्नमेंट इसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है कि आप आए और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। बट बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इसलिए नहीं एंटर कर रही हैं क्योंकि रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, स्पेशली पेड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है। रूरल एरियाज में लोग मीटर्स नहीं लगवाना चाहते, मीटर लगवा लेते हैं तो अगेन उसमें बहुत सारी गड़बड़ के चांसेस। तो उतनी स्ट्रिक्टनेस जितनी एक अर्बन एरिया में की जाती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को लेकर, उतनी रूरल एरियाज में करना पॉसिबल नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की, तो वेरी हाई लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी इज देयर। तो इनएफिशिएंसी का लेवल बहुत ज्यादा है वहां पर। पॉइंट क्या है? इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट सफिशिएंट। तो हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो उतनी नहीं है जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करे फॉर इकोनॉमी एज कंपेयर टू द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उतनी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉसेज इनकर्ड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स क्या होता है गाइस? दिल्ली के अंदर, वही कि हमारे स्टूडेंट्स काफी यंग हैं तो शायद उन्होंने वो वाला टाइम नहीं देखा होगा जब दिल्ली के अंदर खुद गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती थी। आज भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर खुद स्टेट गवर्नमेंट अपनी इलेक्ट्रिसिटी देती है, जिसे आप नाम देते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। दिल्ली के अंदर इसके लाइसेंस डिवाइड किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नॉर्थ दिल्ली में देयर इज टाटा, popularly known as the name of the company is known as TPDDL, that is Tata Power Delhi Distribution Limited. In rest of the Delhi, means apart from the North Delhi, there is the control of BSES, that is Bombay Suburban Electricity Services, which is completely owned by Reliance. So in Delhi, who provides electricity? Reliance and Tata. Similarly in Maharashtra, there is Reliance. In so many areas there is Reliance. But these private companies know this thing, that how to extract their money from the public, their compensation from the public, and they avoid to go in the rural areas. So especially in those states which are not so developed, you can say, in those states, the state electricity board provides the electricity. State electricity boards are the department which distributes electricity in a particular state or region. ठीक है, बट इनको लॉस क्यों हो रहा है, इनको घाटा क्यों हो रहा है गाइस? इनको घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है इन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में सबको अलर्ट बहुत रहना पड़ता है। रेगुलरली हर घर में चेकअप्स करना, मीटर रीडिंग करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने वर्कर्स को भेजना, और वही कि प्रॉपरली आप बिल्स जनरेट करो, सबके कलेक्शन हो,
तो मीन्स यू हैव टू रिक्वायर अ बिग चेन ऑफ पीपल, and which is quite difficult sometimes for the state electricity board to manage. So you can say that they incur losses because of high inefficiency present, as well as because of the low rates, you can say. So they incur losses because of various reasons, like पहला electricity stolen in different areas, लोग बिजली की चोरी करते हैं, तो कंपनीज का खर्चा तो हो रहा है लेकिन कोई पे इसलिए नहीं करता क्योंकि बिजली तो चोरी की गई थी. कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स एट नॉमिनल रेट्स. रूरल एरियाज में मैक्सिमम फार्मर्स होते हैं और सबको बड़े लो रेट पर आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इसलिए भी कंपनीज घाटे में रहती हैं. रॉन्ग प्राइसिंग पॉलिसी, अगेन सोच समझ के काम नहीं किया जाता. कंपनीज को हर प्राइसिंग पॉलिसी को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, तो इन वजह से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को होते हैं घाटे. तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बेसिकली कोल का इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में. सो थर्मल पावर प्लांट्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये थर्मल पावर प्लांट्स में कोल की बहुत शॉर्टेज रहती है, और वही के जैसे मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेगी, कोई ऐसा हमारे पास अबंडेंट तो नहीं है कोल. तो उसकी शॉर्टेज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती. तो वही कि गवर्नमेंट को इस तरफ भी फोकस करना है कि वो सिर्फ कोल के ऊपर डिपेंड ना होके और दूसरे ऑल्टरनेटिव्स जितना हो सके ढूंढे, उनके ऊपर रिसर्च करे, इन्वेस्ट करे, और जितना जल्दी हो सके आगे मूव ऑन करने की कोशिश करे. क्योंकि वही जैसा मैंने बताया, द नेक्स्ट फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी. फॉर दैट द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी वुड बी सो हायर. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज्यादा होगी तो यह बात तो श्योर है कि उस मोमेंट पर कोल आपको शायद पूरा ना पड़े, उसकी शॉर्टेज आपको दिखेगी. तो इसलिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी है. अब अगर हम बात करें हेल्थ की, कि इंडिया में हेल्थ सेक्टर कैसा है, तो गाइज सिंपल बात यह है, हेल्थ स्टेटस इज गेटिंग इंप्रूव्ड because the health services are now getting accessible and affordable. But still, in the extreme rural areas, the facilities of the advanced treatments are still not there. And just because of that thing, so many people dies in between the mobilization of the patient from one to another place. Like maybe you have heard that thing so many times, that if any of your relative went to a hospital, they shifted that patient to some other hospital just because of the lack of equipments or the lack of technology or the lack of a good doctor. So they basically recommend to the another hospital, and in between that कुछ लोगों के लिए बहुत लेट हो जाता है. तो इंडिया में अगर हम बोले तो हेल्थ एक्सेसिबल होती जा रही है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज एक्सेसिबल होती जा रही है, बट एडवांस हेल्थ सर्विसेज के लिए आज भी गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है. तो टॉपिक क्या लिखा हुआ है? हेल्थ इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ सिर्फ
डिजीजेस का, बीमारियों का ना होना नहीं है, बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल, कि किसी इंडिविजुअल का पोटेंशियल को पता करने का भी बेस्ट तरीका यही है कि आप ये चेक करें कि वो कितना हेल्दी है। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, वही कि आप जितने ज्यादा हष्ट पुष्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तो इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। सिंपल। नाउ जल्दी से बात की जाए स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। फर्स्ट, देयर हैज बीन significant expansion in the provision, this is in guys, in the provision of health services and improvement in the health indicators since independence। क्या बोल रहा है वाला पॉइंट कि एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन मतलब आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिला है किसमें, हेल्थ सर्विसेज में। हेल्थ सर्विसेज काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही हैं ताकि अच्छी हेल्थ सर्विसेज लोगों के पास पहुंचे और एक्सेसिबल बनी रहे। उसके बाद क्या लिखा है, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंडिकेटर्स सिंस इंडिपेंडेंस। हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो अगर हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं इंडिपेंडेंस से, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। ऐसा भी टाइम था हमारी इकोनॉमी के अंदर जब हमारी इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 32 इयर्स हुआ करती थी। ऐसा भी टाइम था, बट आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ के 72 इयर्स हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो यही शो कर रहा है कि हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत बेटर हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। दूसरा, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रूरल अर्बन एरियाज एंड बिटवीन पुअर रिच इन यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। आई गेस ये तो हमारा हर व्यूअर समझता है कि आज भी रूरल और अर्बन की बात की जाए, रिच और पुअर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी में और यूटिलाइजेशन में बहुत फर्क है। मैं अगर इस बात को ज्वाइन करूं कि अर्बन एरियाज में रिच क्लास के पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनकी यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, उनके पास लेबर डॉक्टर्स अबंडेंट हैं। एक के पास अगर जाने की बात हो तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इन रूरल एरियाज यानी कि विद द पुअर क्लास ये ऑप्शंस बहुत कम है। तो आज भी देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन देयर यूटिलाइजेशन, इन बिटवीन द रिच एंड पुअर, इन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, स्टिल अ वाइड गैप इज देयर। So there is a wide gap between urban rural areas and between the poor rich in utilizing healthcare services. तीसरा, women health across the country has become a matter of concern. आज भी जो वुमेन की हेल्थ है वो एक इतना बड़ा इशू है। आज भी वही कि इतनी कन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोग हैं कि बड़े सिंपल नेचुरल चीजों का टैबू बना के घूमते हैं और वुमेन की हेल्थ से सीरियसली देखा जाए तो खिलवाड़ करते हैं, इग्नोर करते हैं चीजों को, और जिसकी वजह से एक फीमेल को फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। विद रिपोर्ट्स of increasing cases of female foeticide and mortality,
तो फीमेल फर्टिसाइड का मतलब क्या है? दैट इज सिंपल, हिंदी में इसका एक वर्ड है भ्रूण हत्या. दैट किलिंग अ बेबी गर्ल इन द वॉम्ब इज द फीमेल फर्टिसाइड. एंड मोर्टैलिटी इज द मृत्यु दर. So the female ferticide, the infant mortality rate of a female child is getting better, slightly better, but we need to focus on this issue as well. Even till now, we are in the 21st century. Still people with the orthodox thinking, with the outdated thinking, and I would say a very, you can say cheap thinking, that they don't want their girl child to survive. So that is not at all a good thing, and the government, they have to focus on this stuff. Fourth point, the Indian system of medicine is Ayush. What is Ayush? Ayush is a very popular department of Government of India, Ayush department, which works on these things. The first one is Ayurveda. I guess everybody of you knows Ayurveda. We use the natural jadi booty and all. That's Ayurveda. Yoga. The world knows what yoga is. Unani. What's Unani? Unani is like stretching by pulling your leg and some different kind of stuffs, that the pain removal therapies, you can say, is that Unani thing. Fine? Means by pressing a particular point and that will remove your pain. That is basically the Unani thing. Acupressure and all. Siddha. Siddha means what? This is an Hindi word actually. Siddha Purush, the one with mental peace, known as Siddha. So you should be from that Siddha category. And the last is homeopathy. Homeopathy means what? Simple drops with some sweet balls. So homeopathy works on what? Some natural syrups को और स्वीट बॉल्स में मिक्स करके दिया जाता है इंडिया में एज द रेमेडी. और अगेन दैट इज वन ऑफ द एंशिएंट टेक्निक्स. इनिशियली वो सारे सिरप्स वगैरह खुद ही पिला दिए जाते थे, बट होम्योपैथी इज अ वे, नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. आयुष डिपार्टमेंट उसी पे काम करता है कि लोगों को इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, और लोगों को जितना हो सके अट्रैक्ट किया जाए आयुष के बारे में. और आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को, साथ में इसकी न्यूरोपैथी भी आ जाती है, उनको बहुत ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है आयुष डिपार्टमेंट हमारा. बहुत सारी जगह पर जो मेट्रो फीडर बसेस होती हैं उनको पूरा पूरा आयुष डिपार्टमेंट फोकस करता है, स्पॉन्सर करता है. सो आयुष डिपार्टमेंट इज अ वेरी वेरी बिग डिपार्टमेंट, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ज्यादा फोकस कर रही है. फाइन. सो दैट वाज अबाउट द स्टेट ऑफ हेल्थ. So we are done with the chapter, guys. In the next video, we'll be doing the exercise, the question and answers of this chapter. Fine. So we are done with the chapter number 4th, infrastructure of unit number 3rd. We are still left with 3 chapters in this unit. So that was about the state of infrastructure in India.
We studied about so many different definitions, so many different types of sources of energy, what would be its impact, the different departments of infrastructure. So we are still left with the question and answers, and we'll be doing a lot of new things and how to write the answers in the next video. So till then, study hard guys, keep revising the stuff, take care of yourself, come back soon with our video. Thank you so much guys.